नमस्कार दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। बात करेंगे आज सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, देखो कंसर्न ये है कि इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि इसका एग्जाम अप्रैल और मई 2024 में होना है। एसएससी ने नोटिफिकेशन जरूर जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एग्जाम की तारीख अभी तय कर दी है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्जाम है वो 6, 7 और 8 मई को वो लोग कंडक्ट करें। अब यहां पर सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे तो एग्जाम तो 6, 7, 8 मई को होना तय है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी का जो टाइम है, तैयारी का जो ड्यूरेशन है, वो हम खुद अपने हाथों से किल कर रहे हैं। मालूम है यार, नोटिफिकेशन आज नहीं आएगा, 8-10 दिन बाद आएगा। जब एग्जाम की डेट वो फिक्स कर चुके हैं कि 6, 7, 8 तारीख को हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, नो डाउट नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन की रिलीज के चक्कर में तो अपनी प्रिपरेशन क्यों रोको? जब मालूम है कि एग्जाम इस डेट में होना है तो तैयारी शुरू करते हैं। तो आज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड चर्चा की जाएगी और इसी पोस्ट से रिलेटेड एक कंसर्न और आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एसएससी ने सीपीओ की भी एग्जाम डेट पहले से ही बता रखी है कि सीपीओ 2024 का जो एग्जाम होना है, जैसे 6, 7, 8 मई को सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का होगा, 9, 10 और 13 मई को सीपीओ का एग्जाम होना है। तो दोनों एग्जाम लगे हुए हैं, दोनों का सिलेबस सेम, एग्जाम लेवल सेम, सब कुछ तैयार है। तो क्यों ना अच्छे से तैयारी कर ली जाए। शायद ये 2 महीने की प्रिपरेशन आपकी जिंदगी। और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो है वो आप सभी को पता है, सिंगल पेपर में एग्जाम होता है। पेपर दिया, नौकरी ली, खत्म बात, छोटी सी चीज है। बाकियों के तरीके 3-4 लेवल तो इसमें नहीं देने पड़ते हैं। तो यार आज हम लोग इस एग्जाम से रिलेटेड चर्चा करें, कुछ मुद्दे आपके सामने रखूंगा, कुछ गहरी बातें रखेंगे। पुराने पेपर्स में एसएससी ने क्या क्या मूव अपनाए हैं उन सभी पर भी नजर डालेंगे। देखते हैं आखिरकार इस क्या क्या स्लाइड में है आपके। तो पहला स्लाइड जरा समझिएगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की हम बात करेंगे। ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग ऑफ मई। मैं सीधा बोलता हूं 6, 7 और 8 मई को ये एग्जाम कंडक्ट होना है। तो मेरे भाई अभी से इसको सीरियसली ले लेना। इसका नोटिफिकेशन का इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन का इंतजार छोड़ो, कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब अपना आराम से फॉर्म भरते रहेंगे। कहीं कोई एरर होगी तो आप सभी के पास हेल्पलाइन नंबर मेरा है ही, आप पूछ के कोई भी एरर मत कीजिएगा फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट क्या करते हैं, ये अच्छे सवाल पूछ रहे हैं और इनके सवालों को कैसे कंडक्ट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका क्या प्रबंध किया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने लगाए जाए, कैसे लगाए जाए, हमारे जो एग्जाम होंगे उनमें किस लेवल के सवाल आएंगे, किस तरीके के सवाल आएंगे, इन सभी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं आपको एसएससी द्वारा कंडक्ट किए हुए पुराने एग्जाम से पता लग जाती है। अब एसएससी ने लास्ट एग्जाम कौन सा कंडक्ट कराया था, तो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था अक्टूबर में। उसके बाद से एसएससी ने कंडक्ट नहीं कराया। अच्छा, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम अगले कुछ दिन के बाद होने वाला है, तब स्ट्रेटजी और देखा जाएगा कि भाई किस किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं। तो अगर हम सीजीएल मेंस और पुराने कुछ पेपर्स को देखें तो कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया है। वो डाटा आप सभी को जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है सिंगल एग्जाम है, एक एग्जाम और उसके बाद सिलेक्शन, सीधी चीज है ना। तो इस एग्जाम को बस फुल एंड फाइनल तरीके से देखना है तो मैक्सिमम स्कोर करना है। अब मैक्सिमम स्कोर करने की जगह एसएससी के एग्जाम में आपको भी पता है सिर्फ 3 प्लेसेस ऐसे हैं जहां तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जीएस कैसी होती है आप सभी को पता है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, जिसमें मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ की चीट फाड़ करते हैं, राइट। क्योंकि ये वो 3 सेक्शन है जहां पर अब मैक्सिमम स्कोर, मतलब 50 में से 50 भी स्कोर किया जा सकता है। तो जब किया जा सकता है तो मेरा मानना है कि करना चाहिए। बात समझ में? अब वो ऐसे नहीं हो जाता है, उसके लिए काफी जानकारी, स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो कुछ जानकारी आपके साथ शेयर, चलिए बात करते हैं पेपर एनालिसिस करके। और पेपर का जब एनालिसिस किया गया तो पता लग रहा है कि वहां पर अर्थमेटिक के जो सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डिफिकल्ट सवाल पूछे। अब डिफिकल्ट सवाल का मतलब क्या है, सच में डिफिकल्ट है? नहीं, जब भी पेपर सवाल पूछ रहा है, पिछले 2-3 साल का डाटा बता रहा हूं, तो उस पेपर जो है वो कैलकुलेटिव कर रहे हैं, वो वैल्यूज पूछ रहे हैं कैलकुलेटिव वाली, सवाल की लैंग्वेज को लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम 3-4 स्टेप को अप्लाई कर रहे हैं।
कुछ टॉपिक से उन्होंने नए तरीके के भी सवाल रखे जो टॉपिक बच्चों के बड़े फेवरेट होते थे। लाइक जैसे एग्जांपल मैं दूं, टाइम एंड वर्क टॉपिक सबका फेवरेट होता था, इवन आपका भी होगा, गलत बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब टाइम एंड वर्क से सवाल उन्होंने पूछा तो उस सवाल को लगाने में कम से कम 1.5 मिनट के आसपास का टाइम लगा अच्छे बच्चों को। अब वो 1.5 मिनट का टाइम क्यों लग रहा है? क्या सवाल नहीं आ रहा था? सवाल आ रहा था, लैंग्वेज भी पता थी, मेथड भी पता थे, लेकिन सवाल उन्होंने ऑलरेडी इतना लेंदी, इतना कैलकुलेटिव डाल दिया कि इतना टाइम लग ही रहा था। बात समझ में आई ना? उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा सकती है, बट जनरली जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको इतना टाइम लग जाएगा उस जगह पर जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे। मिक्सचर एलिगेशन में 3-4 कॉन्सेप्ट मल्टीपल करके दे रहे थे। मिक्सचर एलिगेशन तो अपन सबका फेवरेट होता है, राइट? बट वहां पर भी जब 3-4 कॉन्सेप्ट लगा दी तो उन पूरी चीजों पर चर्चा करें। कई चीजें मोस्ट रिपीटेड फॉर्म पे है। मोस्ट रिपीटेड फॉर्म पे जैसे मैंने आप सभी को एक पढ़ाया कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, जो कोप्राइम फैक्टर्स पे चलता है। बड़े बड़े नंबर से डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, लाइक 88 से डिविजिबिलिटी की बात करें, 77 से करें, 99 से करें, 72 से किया जाए, 56 से करें, है ना, 36 से बात कर रहे हैं। तो जब इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि इनसे डिविजिबिलिटी, तो ये मोस्ट रिपीटेड फॉर्म पे है। मतलब कोई भी एसएससी पेपर कंडक्ट कर रहा है इसमें पूछ रहा है। लेकिन अगर पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस डिविजिबिलिटी से वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिनमें से 24, 72, 88, 99, इन सभी चीजों पर चर्चा। तो आपको इन सवालों को और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब हमें पता है कि ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं तो इसमें हर जगह पे अपनी चतुराई जरूर लगाओ। हमें पता है जब इस तरीके के सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इस सवाल को नहीं कर पाए। कर सकते? बोले बिल्कुल कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या एड ऑन किया जा सकता है? बोले सर मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि पेपर में कैलकुलेटिव सवाल भी हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो ज़्यादा टाइम लाओगे कहाँ से? वो ज़्यादा टाइम आप इन सवालों को कम टाइम देकर के ही तो बचाओगे। तो जो सवाल तुम लगा सकते हो उनको मिनिमम टाइम में लगाने के लिए कोशिश करो, तो उसके लिए प्रैक्टिस को मैक्सिमम करने की जरूरत। अगला पॉइंट बात करते स्टैट्स की। स्टैट्स से जो सवाल आए थे वो बिल्कुल बेसिक थे, कंप्लीटली बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन फॉर्मूलेज इनडायरेक्टली यूज हो रहे थे। तो वहां पे क्या रहेगा? बोले सर स्टैट्स के हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना रहेगा, जरूरी चीज है, राइट? इसके बाद में अगर आगे बढ़े, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, मैंने बोला था ना टाइम एंड वर्क के सवाल लेंदी आए थे। तो टाइम एंड वर्क पे सिंपली आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जो था वो लेंदी था। ऐसा नहीं था कि सॉल्व नहीं हो सकता है, सबसे हुआ था सॉल्व, सबने किया भी था, बट उसको सॉल्व करने में टाइम लगा था। तो अब उन लेंदी सवालों को लिए क्या किया जाए? तो हमें पता है कि भाई इसकी लेंदी कैसे बना होगा, ऑब्वियसली कैलकुलेशन से बना होगा। तो कैलकुलेशन के लिए कभी आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया? अगर नहीं किया है तो अभी शुरू कर दीजिए। डेली लगभग 20-25 मिनट, 30 मिनट प्रैक्टिस के लिए दिया कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलकुलेशन, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें रिवाइज करो, पहाड़े वगैरह पढ़ो। लगेगा कि सर ये तो बचपने में करा था, कोई बात नहीं, अब फिर से करो, जरूरत है, समय है उस तरीके का, राइट? तो कैलकुलेशन पे काम करना शुरू कीजिए। और पिछले 3-4 साल में जितने भी एसएससी ने पेपर कराए हैं उनमें से मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर तुम्हें कहीं से कलेक्शन मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तब भी लगाओ जहां से भी मिल रहा है, नहीं तो मेरी टीम को बता देना, वो आपके लिए क्वेश्चन अरेंज करवा देंगे। इवन मैं बोलूंगा भी तो आपके लिए क्वेश्चन अरेंज करेंगे भी, क्लासेस वगैरह भी लगाई जाएंगी। तो प्रैक्टिस जरूर करो प्रीवियस ईयर पेपर की। और 2023 में तो जितने पेपर कराए हैं, एक भी पेपर का क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। और जिसने भी इतना सब कर लिया, ये मान के चल लो कि यकीनन जितना भी सवाल पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन उसका पढ़ा हुआ होगा। वहीं पर बात करें अगर परसेंटेज की, तो परसेंटेज में 3-4 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। इलेक्शन हो गया, कमीशन हो गया, और उनके को कौन सा था, प्राइस बढ़ाने घटाने वाला, कितना अमाउंट ज्यादा मिलेगा, ये हो गया। और बेसिक पॉइंट पर थे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो परसेंटेज कहां पर रहा? बोले सर ये वाला तो आसान था। हाँ, तो यहां पर टाइम बचाना था। बात समझ में आई? ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने, जैसे अगर मेंस की बात करूं तो 30 के 30 सवाल टफ थे, नहीं थे भाई। लेकिन मेंस के लिए हर एक बच्चा कह रहा था, बोले सर मेंस का पेपर तगड़ा आया था। तो उसमें से जो भी 12, 15, 16 सवाल आए थे जो आसान थे, वो इसलिए दिए गए थे कि आप यहां से टाइम मैक्सिमम बचा सको, जितना भी आप टाइम बचा सको उनको अपने बड़े क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट करो जाकर, राइट? अच्छा, उसी तरीके से आप देखो मिक्सचर की बात करें, क्लियरली लिखा हुआ है क्या है, कैलकुलेटिव सवाल आया था, कम से कम 2 से 3 मिनट लग रहे थे हमें। बात समझ में आई ना? तो जब यहाँ पर मिक्सचर में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, अब आपको भी पता है इतना एवरेज तो नहीं होता है सवालों का कि भैया आप एक सवाल को 2 से 3 मिनट दे दो, तो कैसे दे पाओगे? जब आप आसान सवालों से टाइम बचाओगे तभी तो दे पाओगे। अब तुमने सोचा आसान सवालों में तो बढ़िया आराम से लेट के आराम से सवाल लगाएंगे, और फिर यहाँ पर टाइम कम पड़ जाएगा।
तो ध्यान रखना है मिनिमम टाइम जितने लगा सकते हो। आसान सवाल है फिर भी उसको प्रैक्टिस करो। क्यों प्रैक्टिस करना है? क्योंकि मिनिमम टाइम में उसे सॉल्व। बात क्लियर है? तो जब वहां पर आप टाइम बचाओगे तो फिर वो आप कैलकुलेटिव सवालों में इन्वॉल्व कर पाओगे। और अर्थमेटिक लिटरली कैलकुलेटिव आई थी, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर हम एडवांस की अगर बात करें तो एडवांस रिस्पेक्टिवली आसान थी अर्थमेटिक के, लेकिन वहां पर बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक सवाल कौन सा पूछा गया था? वो रेडियस वाला सवाल था, जहां पर आपको बोला गया था कि एक कॉर्ड है, एक सर्किल की कॉर्ड है, जहां उस कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखी थी उन्होंने 20.5, राइट। उस कॉर्ड को आपको बोला गया था कि ये जो कॉर्ड है ये 20.5 सेंटीमीटर की है। आपसे कहा गया था कि इसकी रेडियस के बारे में डिटेल दीजिए कि रेडियस कितनी होगी, और वो पूछी गई थी कितनी बड़ी हो सकती है, उसका रेंज पूछा गया था रेडियस का। अब क्या रेंज हो सकती है रेडियस के बारे में कि भाई कोई भी रेडियस एक रेंज में आ जाए। तो यहां से क्या किया जाए, भैया ये कॉर्ड तो यहां पर भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ये यहां पर भी हो सकती है, तो रेडियस तो कुछ भी हो सकती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कॉर्ड जो है ये मैक्सिमम कहां पर जाएगी? बोले सर मैक्सिमम ये डायमीटर हो सकती है। मतलब अगर मैक्सिमम डायमीटर हो सकती है दैट मींस रेडियस की जो मिनिमम वैल्यू है वो 10.25 के बराबर होगी, या रेडियस इससे बड़ी होगी। बात समझ गए? इससे छोटी रेडियस हो नहीं सकती, नहीं तो कॉर्ड बाहर निकल जाएगी जाकर। तो जो रेडियस की वैल्यू है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी 10.25 के। तो देखा जाए तो क्वेश्चन कितनी देर का था? मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का। बट कितना डीप था ये तुम्हें भी पता चल गया, इतना डीप पढ़ने की जरूरत। तो जो एडवांस आया था वो इजी था, बेसिक से कनेक्टेड था, बट डीप था। बात समझ में आ गई? तो एडवांस को थोड़ा सा डीप पढ़ने की जरूरत है। एडवांस टफ नहीं था, डीप था, क्लियरली बोल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो डीप इंफॉर्मेशन, हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन जिन जिन के पास थी उनका फिर गड़बड़ी हुआ था। तो बात समझ में आई? तो अर्थमेटिक कैलकुलेटिव था, एडवांस डीप था। हमें इस तरीके से भी सब चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोस में जाके देखना, जाके उस कॉन्सेप्ट में मैंने रेशियो के अकॉर्डिंग ये चीजें समझाई हुई हैं। अगर आप फॉर्मूले वगैरह से अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को डील कर रहे हो या और कोई तरीके से कर रहे हो तो बड़ा लेंदी सवाल लग रहा था, ध्यान रखिएगा, लेंदी था और कॉन्सेप्चुअल था। अगर कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो डील हो रहा है, और अगर कोई फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो तो फंस जाओगे जाके। और कॉन्सेप्ट से लगाने के बाद भी सवाल कैसा था? लेंदी था। तो लेंदी था और ये कहां पर जा रहा है? एक सवाल अर्थमेटिक पर जा रहा है। तो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एसएससी ने 2 नए टॉपिक्स ऐड किए। ऐड तो इवन बहुत पहले से थे, सवाल नहीं पूछे। अब स्टैट्स पे भी सवाल पूछ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी पर भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी प्रोबेबिलिटी पर सवाल आसान आए थे, उम्मीद है आगे भी आएंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जब वो सवाल पिछले 2-3 बार पूछ चुके हैं तो पूरे पूरे चांसेस है कि आगे भी पूछे जाएंगे, सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछे जाएंगे और सीपीओ के एग्जाम में भी प्रोबेबिलिटी पर सवाल। तो ध्यान रखिएगा, हमें अपनी तरफ से एक भी कसर नहीं छोड़नी। हमें ये नहीं देखना है कि मेरिट कितनी जा रही है, हम कितना स्कोर कर सकते हैं। अपना बेस्ट दो। जब आप अपना बेस्ट दोगे तभी तो आप सिलेक्शन की उम्मीद रखोगे। तो वहां पर बिना कोई कमजोरी के आपको एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचना, और बिना कोई कमजोरी के पहुंचने का मतलब यह है कि आप पूरी तैयारी करके जाओ। उसमें जो जो चीजें पूछी जा रही सब कुछ तैयार करने हैं आप। पार्टनर से बड़ा फेवरेट टॉपिक है ना, एक सवाल जरूर आता है, आप लोग बड़ी चुटकियों में कर जाते हो, नहीं हुआ था, लेंदी था, टाइम टेकिंग लिखा है क्लियरली, लेंदी और टाइम टेकिंग क्वेश्चन था पार्टनरशिप से। तो बेसिकली अगर मैं पूरे अर्थमेटिक में देखूं तो अर्थमेटिक में कहां पर प्रॉब्लम फंस रही है? बोले सर सिर्फ और सिर्फ लेंदी सवाल मिल रहे हैं, कैलकुलेटिव सवाल मिल रहे हैं। तो डील करने का तरीका क्या है कि प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, जिससे जो सवाल तुमसे सॉल्व हो सकते हैं वो तुम कम से कम टाइम में लगाओ, और जो सवाल लेंदी आ रहे हैं उनकी कैलकुलेशन में आप कम से कम एटलीस्ट टाइम लगाइए। बात समझ गए ना? बाकी एज और एवरेज के क्वेश्चन जो थे वो इजी सवाल थे, लेकिन आंसर वर्बली नहीं निकाले, जैसे मैं पेन फ्री तरीके बताता हूं ना, वो नॉर्मल सवालों के लिए निकलते हैं। तो वैसी एज और एवरेज के क्वेश्चन थे तो आसान, बट तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर पर पहुंचोगे प्रभु। बात समझ में आई? तो अगर मैं ओवरऑल सभी चीजों को अगर कंक्लूड करूं तो कंक्लूड करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट क्या आया? बोले पेपर जो आया था सॉल्व किया जा सकता। अगर मैं स्टॉप वॉच बंद कर दूं और कह दूं बेटे पेपर लगा जाओ, तो तुम पेपर सॉल्व कर ले जाओ। लेकिन टाइमर अगर लगा दिया गया तो चूंकि पेपर लेंदी था, पेपर कैलकुलेटिव था, इसलिए बच्चों के स्कोर भी थोड़े से कम रहे थे। अब मैं वहीं पर ये चीज समझा रहा हूं कि इस चीज को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो।
इस चीज को इम्प्रूव करने का तरीका सिंपल सा इतना है कि हमें अपनी कैलकुलेशन पर काम करना रहेगा। कैलकुलेशन पे काम करेंगे, लेंदी क्वेश्चंस पर काम करेंगे। अब ये लेंदी क्वेश्चंस के चक्कर में अब होता क्या है, यहीं पर बच्चों को डाइवर्ट करने का रीजन निकल आता है, क्योंकि भाई इतनी इंफॉर्मेशन से बच्चे के अंदर घबराहट पैदा होना लाजमी है यार। आप लोगों को जो भी जैसा गाइड करेगा आप बिल्कुल काम करते हो। अब बोले पेपर इतना टफ आ रहा है कुछ भी लगा लो, नहीं भैया, लेंदी सवाल लगाने हैं, आई एग्री, कैलकुलेटिव सवाल लगाने हैं, आई एग्री, बट इररिलेवेंट सवाल बिल्कुल नहीं लगाने। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्या तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है, ये तुम्हें पता होना बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपके एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, क्या रिलेवेंट है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि तैयारी अधूरी है। तो मैं ये चीज के लिए आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने प्रैक्टिस में लेंदी क्वेश्चन को एड ऑन करिए, जरूर कीजिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को डालिए, कैलकुलेशन से मुंह मत चुराइए, है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कैलकुलेटर दुश्मन है, साइड रखो, खुद अपने दिमाग से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो चीजें स्पीड अप होगी। सिंपल है ना। तो कैलकुलेटिव सवाल डालो, लेंदी सवाल डालो, लेकिन इररिलेवेंट सवाल लाइक जैसे लिखा हुआ है कि कैट जेड की किताबें उठा के बैठ गए, है ना, कि अब तो पेपर इन्हीं से आ रहा है, ऐसा वो अलग लेवल है, आपके एग्जाम का अलग लेवल है। लेवल की बात होती है, लेवल और लेंथी दोनों अलग अलग चीजें। सवाल डिफिकल्ट बनाना अलग होता है, लेंदी बनाना अलग होता है। तुम्हारा पेपर लेंदी आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एडवांस जो है वो डीप आ रही है। जैसे मैंने सवाल दिया कि जो सवाल वो एडवांस वाला सिखाया था, टफ सवाल है। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट हिट कर रहा है तो आपके लिए 10-12 सेकंड का सवाल है, और अगर हिट नहीं कर रहा है तो बैठे रहो, बच्चे गलत भी करके आए थे, है ना, और कईयों ने गलत किया था। एक लाइन का सवाल था और 10 सेकंड का आंसर था। लेकिन अगर डेप्थ नॉलेज नहीं है तो फिर रह गए बैठ के। तो बस वो चीज है। तो जहां पर हमें डीप चीजों की समझने की जरूरत है वहां डीप समझें, जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है वहां हम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचो कैलकुलेशन से बचने का कोई तरीका है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना जो किसी के लगा दिया जाए तो उसकी कैलकुलेशन बढ़े। उसका एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस पड़ेगी, और वो सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पापा सवाल लगाएंगे और आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाए, वो आप ही को करना पड़ेगा। तो जब सारी सच्चाइयां तुम खुद जानते हो, तो वो सब समझाने के लिए अनुज शंकर की कोई जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप खुद प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखो, और वो चेंज आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, और वो बूस्टेड कॉन्फिडेंस आपकी चीजों को सिलेक्शन में कन्वर्ट करता है। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है प्रकृति में, जानते हो ना ये बात। तो वही चीज बात करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी को लेकर के। तो आप क्या कीजिएगा कि फुल मॉक लगाना भी शुरू कर दीजिएगा। मॉक आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, तो फुल मॉक भी लगाइएगा और सेक्शनल मॉक भी जरूर लगाइएगा विद टाइमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, विद टाइमर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फुल मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मैंने बार बार बताया इररिलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल मत करना। ये कैट फेट वगैरह इन सबसे दूर रहना भाई, है ना। इतना फुर्सत भी नहीं होता है कि कुछ भी लगाए पढ़ो। इसके बाद में आपको और क्या डाटा दे रखा है, एसएससी ने 2019 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन कंडक्ट कराए हैं मोस्टली रिपीटेड फॉर्म पर है, राइट। अगर एसएससी ने एग्जांपल दे रहा हूं कि 1000 सवाल पूछे अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू, तो यकीन मानो कि 100 टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे आप वो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, 72, 88, 99 की डिविजिबिलिटी वाला, अगर आप 2019 से लेकर के अभी तक सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पर पूछे गए सारे सवाल निकालो, तो आपको भी पता होगा कि 100+ क्वेश्चंस निकलेंगे। तो क्या 100+ लगाने की जरूरत है? नहीं, लेकिन जितनी भी लैंग्वेज वेरी करी गई है उस टाइप के सवाल में, वो तो सब लगाने की जरूरत है ना एटलीस्ट। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपकी मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं जल्दी, जहां पर आपके साथ में मॉक टेस्ट के थ्रू चर्चा की जाएगी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में कैसे सवाल आ सकते हैं, वो बेहतर बेहतर सवाल जो लेंदी भी होंगे, कैलकुलेटिव भी होंगे, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम को इंटरेक्ट कर रहे होंगे कि भैया इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करके जाइए, इनके बेहतर मेथड और बेहतर अप्रोचेज वगैरह सीख के जाइएगा। और जो सवाल यहां पर सिखाए जाएंगे वो दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने, सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी और सीपीओ के लिए भी, क्योंकि दोनों एग्जाम बैक टू बैक लगे हैं 6, 7, 8 मई को। मैं फिर से बता दे रहा हूं, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होना है 9, 10 और 13 मई को एसएससी सीपीओ का एग्जाम होना है। और दोनों एग्जाम्स का जो लेवल है मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस का बिल्कुल सेम है। तो मेरे भाई दोनों एग्जाम्स की तैयारी
साथ साथ लेकर के चलिएगा। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, अगर आप एक के लिए एलिजिबल हो, तब भी आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ गए ना? तो ये जो प्रिपरेशन है, ये जो क्लासेस वगैरह हैं, ये बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन के थ्रू समझा दी जाएंगी। बाकी आप लोगों को और भी कोई अगर जानकारी चाहिए है, तो ये नीचे जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप इस पर भी डायरेक्टली व्हाट्सअप या कॉल वगैरह करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। इनकेस अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए या कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहते हो, तो बिल्कुल कीजिएगा। बाकी जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।